दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट पारित किया। उपराष्ट्रपति के अनुसार आर्थिक राष्ट्रवाद हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे उत्कृष्ट मौलिक कारक है। अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीय नागरिकों से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर का संचालन शुरू किया। ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से दलहनों का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया। नीति आयोग ने सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया रीइमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडाइम अ पोजीशन पेपर जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर का। संयुक्त राज्य अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट पारित किया। स्ट्रेंथनिंग द क्वाड एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या हैं? सबसे पहले इस पर चर्चा करते हैं। यह अमेरिकी विदेश विभाग को क्वाड देशों के साथ संबंध और सहयोग बढ़ाने के लिए एक रणनीति निर्मित करने का निर्देश देता है। साथ ही ये क्वाड के सदस्यों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए एक क्वाड अंतर संसदीय कार्य समूह स्थापित करने का प्रावधान भी करता है। अब समझते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड के बारे में। क्वाड समान विचारधारा वाले देशों का एक अनौपचारिक मंच है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। इसकी उत्पत्ति साल 2004 में हिंद महासागर क्षेत्र में आई सुनामी के बाद राहत बचाव कार्यों हेतु क्वाड सहयोग यानी क्वाड कोलैबोरेशन से मानी जाती है। पहला क्वाड लीडर्स समिट 2021 में आयोजित हुआ था। ये सदस्य देशों को वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति के रूप में कार्य करने पर जोर देता है। ये एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत का समर्थन करता है जो समृद्ध और मजबूत हो। चलिए अब बात करते हैं भारत के लिए क्वाड के महत्व के बारे में। क्वाड के माध्यम से भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को प्रतिसंतुलित कर सकता है। साथ ही वह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI को मजबूत विकल्प भी प्रदान कर सकता है। भारत को अभी मिडिल पावर वाला देश माना जाता है। क्वाड के माध्यम से वह अपने इस दर्जे को मजबूत कर उच्च स्तर पर ले जा सकता है। साथ ही वह हिंद प्रशांत क्षेत्र के बाहर भी अपने प्रभाव में वृद्धि कर सकता है। इतना ही नहीं, ये एक अनौपचारिक संगठन है। ये विशेषतः इसके सदस्य देशों को अपने हितों की रक्षा करने वाली विदेश नीतियां अपनाने की अनुमति देता है। इस स्वतंत्र विदेश नीति के साथ सदस्य देश क्वाड के सहयोग का भी लाभ उठा सकते हैं। चलिए आखिर में समझते हैं क्वाड द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में। क्वाड लीडर्स के स्तर पर 6 कार्य समूह स्थापित किए गए हैं। जलवायु क्रिटिकल व इमर्जिंग प्रौद्योगिकियां, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, साझेदारी, अवसंरचना तथा अंतरिक्ष। साल 2023 में एक विजन स्टेटमेंट जारी किया गया था। यह हिंद प्रशांत के लिए स्थायी भागीदार थीम पर केंद्रित है। क्वाड ऋण प्रबंधन संसाधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य ऋण के रूप में वित्त पोषण प्रदान करके संकट में डालने वाली स्थितियों से निपटने में मदद करना है। क्वाड इन्वेस्टर्स नेटवर्क QUIN लॉन्च किया गया है। ये निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला प्लेटफॉर्म है। यह सामरिक प्रौद्योगिकियों में निवेश की सुविधा प्रदान करता है। जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग को बढ़ाने के लिए क्वाड क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज QCHAMP 2022 आरंभ किया गया है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। उपराष्ट्रपति के अनुसार आर्थिक राष्ट्रवाद यानी इकोनॉमिक नेशनलिज्म हमारी आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे उत्कृष्ट मौलिक कारक है। आर्थिक राष्ट्रवाद को पारंपरिक रूप से एक ऐसी विचारधारा के रूप में देखा जाता है जो अर्थव्यवस्था, श्रम और पूंजी निर्माण पर घरेलू क्षेत्र के नियंत्रण का समर्थन करती है। वैश्वीकरण राष्ट्रों के बीच परस्पर निर्भरता को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत आर्थिक राष्ट्रवाद आयात शुल्कों में बढ़ोतरी के माध्यम से मुक्त व्यापार को प्रतिबंधित करने, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने का समर्थन करता है।
हालिया वर्षों में आर्थिक राष्ट्रवाद को एक ऐसी अवधारणा के रूप में देखा गया है जिसमें इससे जुड़ी निश्चित आर्थिक नीतियों की बजाय राष्ट्रवाद के विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आर्थिक राष्ट्रवाद के लाभों के बारे में जानते हैं। ये विशेषकर राष्ट्र निर्माण के शुरुआती चरण में घरेलू बाजार के संरक्षण में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर समझे तो आजादी के बाद भारत ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनने के लिए आयात पर निर्भरता को कम करने की नीति को अपनाया था। भारत में अभी भी कुछ वस्तुओं की एमएसएमई से ही सरकारी खरीद अनिवार्य की गई है। आयात हेतु अधिक विदेशी मुद्रा के व्यय को रोकने के लिए उपाय किए गए हैं और एमएसएमईज सहित घरेलू व्यवसायों को बढ़ावा देकर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब आर्थिक राष्ट्रवाद से जुड़ी चिंताएं क्या हैं, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। इसके लिए संरक्षणवादी नीतियां अपनाई जाती हैं, जिस वजह से नवाचार को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसकी वजह से घरेलू व्यवसाय विदेशी व्यवसायों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझे तो लंबे समय तक संरक्षणवादी नीतियां अपनाने के कारण 1990 के दशक में भारत को आर्थिक संकट झेलना पड़ा था। इसी संकट ने 1991 के आर्थिक सुधारों को लागू करने के लिए मजबूर भी किया था। इससे व्यापार युद्ध, साम्राज्यवाद और संघर्ष को बढ़ावा मिल सकता है, जैसा कि 20वीं शताब्दी के दौरान देखा गया था। विश्व से आर्थिक अलगाव से राजनीतिक और सांस्कृतिक अलगाव को भी बढ़ावा मिल सकता है। आखिर में भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद की स्थिति कैसी है, इस बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्वतंत्रता पूर्व भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन की आर्थिक आलोचना और स्वदेशी आंदोलन के रूप में व्यक्त हुआ था और वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी हालिया पहलों को आर्थिक राष्ट्रवाद के तहत माना जा सकता है। हालांकि इन पहलों को संकुचित राष्ट्रवाद नहीं कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वैश्वीकरण की भावना के खिलाफ नहीं है। चलिए अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई और प्रवासी भारतीय नागरिकों यानी ओसीआई से संबंधित वैवाहिक मुद्दों पर कानून शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ये रिपोर्ट भारतीय विधि आयोग ने प्रस्तुत की है। खबर की शुरुआत में सबसे पहले रिपोर्ट में रेखांकित किए गए मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विनियमन का अभाव है। एनआरआईज के साथ विवाह को विनियमित करने वाला कोई कानून मौजूद नहीं है। साथ ही विवाह के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करने वाला कोई केंद्रीय कानून भी नहीं है। अगला मुद्दा है धोखाधड़ी वाली शादी का बढ़ता चलन। एनआरआईज और भारतीयों के बीच ऐसे विवाह से भारतीय दंपति, विशेषकर महिलाएं, घरेलू हिंसा, परित्याग, एक तरफा तलाक आदि के प्रति सुबेद्य हो जाते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक तरफा तलाक का मामला भारतीय पति या पत्नी की जानकारी या सहमति के बिना विदेशी अदालत में शुरू किया जाता है। तीसरा मुद्दा है कानूनी सहायता में कठिनाई का सामना। विवाहों की अंतर्देशीय प्रकृति के कारण भारतीय पति या पत्नी के लिए कानूनी सहायता लेना कठिन हो जाता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें कौन सी हैं? आइए उन पर भी गौर करते हैं। पहला, व्यापक कानूनों का निर्माण। एनआरआई विधेयक 2019 को कुछ चीजों के लिए व्यापक बनाया जाना चाहिए, जैसे कि तलाक, भरण पोषण और बच्चे के पालन से संबंधित प्रावधान इसमें शामिल करने चाहिए तथा इसे एनआरआईज के अलावा ओसीआईज और भारतीय मूल के व्यक्तियों यानी पीआईओस पर भी लागू किया जाना चाहिए। भारत में अनिवार्य पंजीकरण के तहत उचित पहचान और ट्रैकिंग प्रणाली बनाने के लिए पंजीकरण में सोशल सिक्योरिटी नंबर, पासपोर्ट विवरण, आईडी कार्ड आदि की जानकारी शामिल होनी चाहिए। ऐसे विवाह को पंजीकृत न कराने पर जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता है और इस कानून को अन्य सभी कानूनों पर अधिभावी प्रभाव दिया जाना चाहिए। आखिर में समझते हैं ओसीआईज, पीआईओस और एनआरआईज के बारे में। एनआरआईज विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक होते हैं। ओसीआईज और पीआईओस ऐसे विदेशी नागरिक होते हैं जिनके भारतीय मूल को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त होती है। इसके द्वारा उन्हें कुछ विशेषाधिकार भी प्रदान किए जाते हैं। 2015 में पीआईओ और ओसीआई कार्ड योजना का विलय कर दिया गया था। इसलिए भारत सरकार ने किसी भी नए पीआईओ कार्ड को जारी करना बंद करने का फैसला किया है।
चलिए अब बढ़ते हैं आज की चौथी मुख्य खबर की ओर। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय यानी MCA ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुगम बनाने के लिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर CPC का संचालन शुरू किया। CPC की स्थापना कंपनी अधिनियम और सीमित देयता भागीदारी अधिनियम के तहत दायर किए गए विनियामक अनुपालन फॉर्म्स की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग के लिए की गई है। यह सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर CRC और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग फॉर एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट की तर्ज पर समयबद्ध और फेसलेस तरीके से आवेदनों को प्रोसेस करेगा। CRC कंपनियों के त्वरित निगमन के लिए सेवाएं प्रदान करता है। CPACE यानी CPACE कंपनियों के स्वैच्छिक समापन के लिए आवेदनों की केंद्रीकृत प्रोसेसिंग उपलब्ध कराता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का तात्पर्य किसी राज्य क्षेत्र में व्यवसायों की स्थापना, परिचालन और समापन को सुगम बनाना, दक्ष बनाना और लागत प्रभावी बनाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के फोकस क्षेत्रों में कुछ चीजें शामिल हैं, जैसे कि आवेदन, नवीनीकरण, निरीक्षण, रिकॉर्ड दाखिल करने आदि से संबंधित प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना, अप्रासंगिक कानूनों को निरस्त, संशोधित या अन्य कानूनों में सम्मिलित करके कानूनी व्यवस्था को युक्ति संगत बनाना, मैनुअल फॉर्म्स और रिकॉर्ड्स को हटाकर ऑनलाइन इंटरफेस बनाकर प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना और साथ ही छोटी मोटी तकनीकी या प्रक्रियात्मक चूकों को अपराध ना मानना। चलिए अब बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में। श्रम कानूनों में सुधार। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में एकीकृत और युक्ति संगत किया गया है। विदेशी निवेश सुधार। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल यानी FIF पोर्टल लॉन्च किया गया है। साथ ही अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसी के साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 बनाया गया है। इसके 2 घटक हैं जो 2 एक्शन प्लान्स के बेसिस पर हैं। पहला है एक्शन प्लान A, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सिंगल विंडो प्रणाली, और एक्शन प्लान B के अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो प्रमाण पत्र आदि। खबर के आखिर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का क्या महत्व है, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है आर्थिक समृद्धि। इससे बेहतर संसाधन आवंटन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रतिस्पर्धात्मकता के माध्यम से आर्थिक समृद्धि में मदद मिल सकती है। दूसरा है विदेशी निवेश। नौकरशाही द्वारा पैदा की जाने वाली बाधाओं को कम करके और निवेशकों के समक्ष उत्पन्न होने वाले कथित जोखिमों को कम करके निवेश को बढ़ावा दिया जा सकता है। और तीसरा है सामाजिक विकास। समावेशिता को बढ़ावा देकर और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के अवसर प्रदान करके सामाजिक विकास में योगदान किया जा सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी 5वीं मुख्य खबर की ओर। ग्लोबल पल्स कॉन्फ्रेंस GPC ने पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत से दलहनों का उत्पादन बढ़ाने का आग्रह किया है। GPC ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक वैश्विक सम्मेलन है। इसमें दलहन उद्योग वैल्यू चेन के सभी सेगमेंट्स के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इनमें दलहन उत्पादक, शोधकर्ता, व्यापारी व सरकारी संस्थान भी शामिल हैं। ग्लोबल पल्स कॉन्फेडरेशन में भारत का प्रतिनिधित्व इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन द्वारा किया जाता है। दलहन के बारे में समझे तो ये फलीदार फसलें होती हैं। इनका उत्पादन केवल सूखे बीजों के लिए ही किया जाता है। चना, अरहर आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दालों में भार के हिसाब से 20% से 25% तक प्रोटीन होता है। ये गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन से 2 गुना है। भारत में दालों के उत्पादन की क्या स्थिति है, चलिए इस पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। विश्व स्तर पर भारत दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। उत्पादन क्षेत्र और उपज दोनों ही दृष्टि से सभी दलहनों में चने और अरहर की दाल की हिस्सेदारी लगभग 60% है। दलहन की खेती खरीफ और रबी दोनों मौसमों में की जाती है। हालांकि कुल उत्पादन में रबी मौसम की दलहनों का योगदान 60% से अधिक होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दलहन उत्पादक के प्रमुख राज्य हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में दलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में और इससे जुड़े महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।
इस ओर शुरू की गई पहले हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दालें। यह मिशन 2016-17 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसे पीएम आशा भी कहा जाता है, इसका उद्देश्य किसानों को दलहनी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाना है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम और तिलहन, दलहन, ऑयल पाम और मक्का की एकीकृत योजना। अब समझते हैं दलहन के महत्व को। ये फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देकर मृदा के स्वास्थ्य में सुधार करती हैं और साथ ही कुपोषण को दूर करने के लिए आहार व पोषक तत्वों में विविधता प्रदान करती हैं। आखिर में एक नजर डालते हैं भारत में दलहन उत्पादन से जुड़ी चिंताओं की तरफ। ये अवशिष्ट फसलें मानी जाती हैं, साथ ही इनकी खेती वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाती है। अधिक उपज के लिए दलहनी फसलों में पोषक तत्वों का संतुलित उपयोग जरूरी है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। कॉब वेब परिघटना के कारण दालों के मूल्यों में उतार चढ़ाव देखा जाता है। साथ ही दालों के भंडारण के लिए पर्याप्त सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर कॉब वेब परिघटना से आशय ये है कि किसी मौसम में उत्पादन कम होने से उस फसल की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए अगले मौसम में इसकी अधिक खेती की जाती है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इस ओर कुछ नीतिगत चिंताएं भी मौजूद हैं, जैसे कि दलहनी फसलों के अनुसंधान एवं विकास पर कम ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, हरित क्रांति का लाभ भी दलहनी फसलों को नहीं मिला है। अब बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। नीति आयोग ने सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया रीइमेजिनिंग द सीनियर केयर पैराडाइम अ पोजीशन पेपर जारी किया। ये पेपर वरिष्ठ जनों के लिए उपलब्ध देखभाल सेवाओं के परिदृश्य को रेखांकित करता है, साथ ही वरिष्ठ जनों की बढ़ती चिकित्सा और गैर चिकित्सा संबंधी जरूरतों की पहचान करने हेतु वर्तमान वरिष्ठ जन देखभाल इकोसिस्टम में मौजूद कमियों व चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है। सबसे पहले समझते हैं भारत में वृद्ध जनों की स्थिति के बारे में। वर्तमान में भारत की जनसंख्या में वृद्ध जनों की आबादी कुल जनसंख्या की लगभग 10% है। इस आबादी का साल 2050 तक 19.5% तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया 2021 रिपोर्ट के अनुसार 75% वृद्ध जनों को एक या अधिक चिरकालिक रोग है। 70% वृद्ध जन प्रतिदिन की देखभाल के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भर हैं। इसके अलावा 78% को कोई पेंशन कवर प्राप्त नहीं है। इस पेपर में रेखांकित की गई मुख्य चुनौतियां और उनके समाधान हेतु की गई सिफारिशें क्या हैं? चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस ओर पहला आयाम है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां हैं सेवाओं के व्यापक और एकीकृत पैकेज की कमी, वृद्ध जनों की देखरेख के लिए प्रशिक्षित कार्यबल का अभाव, साक्ष्य समर्थित वृद्धावस्था रोगों की नॉलेज रिपोजिटरी की कमी आदि। और इनसे निपटने के लिए पेश की गई सिफारिशें हैं वयस्क टीकाकरण जैसे निवारक हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उपशामक और दीर्घकालिक स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और वृद्धावस्था देखभाल में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला आयाम है सामाजिक। इससे जुड़ी चुनौतियां हैं खंडित और संकुचित सामाजिक सहायता प्रणाली विद्यमान है, पारिवारिक संरचना बदल चुकी है और सामाजिक समर्थन का अभाव है। साथ ही देखभाल करने वाले व्यक्ति के योगदान की अनदेखी की जाती है। इन चुनौतियों को सुलझाने के लिए पेश की गई सिफारिशें हैं व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनानी चाहिए, समुदाय आधारित समर्थन को बढ़ावा देने और सहायता प्रदान करने वाली जीवन यापन सुविधाओं को सशक्त बनाने की जरूरत है। तीसरा है आर्थिक आयाम और इससे जुड़ी चुनौतियां हैं अपर्याप्त वित्तीय साक्षरता, जीवन भर समर्थन प्रदान करने वाली वित्तीय सहायता योजना का नहीं होना, वित्तीय दुरुपयोग व धोखाधड़ी आदि। और इन आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए पेश की गई सिफारिशें ये हैं कि वृद्ध जनों के अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए व्यावसायिक अवसर सृजित किए जाने की आवश्यकता है। साथ ही इनके लिए विशेष स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को डिजाइन करना चाहिए आदि। आखिरी मुख्य आयाम है डिजिटल गुड्स तक अपर्याप्त पहुंच, वृद्ध जनों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल की कमी, इससे जुड़ी कुछ चुनौतियां हैं जिसके लिए कुछ सिफारिशें पेश की गई हैं।
जैसे कि डिजिटल संचालन में सुगमता और सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है, सक्षम डिजिटल अवसंरचना विकसित की जानी चाहिए आदि। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं यू तीरथ सिंह। खासी समुदाय के स्वतंत्रता सेनानी यू तीरथ सिंह की प्रतिमा का बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अनावरण किया गया। उन्हें यू तीरथ सिंह सीएम के नाम से भी जाना जाता था। वे 19वीं सदी की शुरुआत में सक्रिय खासी नेता थे। वे सीएम लाई कबीले से संबंधित थे। यू तीरथ सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और खासी पहाड़ियों पर नियंत्रण स्थापित करने के अंग्रेजों के प्रयासों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी। आंग्ल खासी युद्ध में उन्होंने सैन्य रूप से श्रेष्ठ ब्रिटिश सैनिकों से बचने और उन पर हमला करने के लिए गुरिल्ला युद्ध नीति का इस्तेमाल भी किया था। हालांकि जनवरी 1833 में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और ढाका निर्वासित कर दिया। हम यू तीरथ सिंह जी से देशभक्ति, साहस, दृढ़ संकल्प, नेतृत्व कौशल आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। लक्षद्वीप प्रशासन ने पंडारम भूमि पर पेड़ों की गिनती का कार्य जारी रखा है। लक्कादीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह भूमि राजस्व और काश्तकारी विनियमन 1965 में पंडारम भूमि को परिभाषित किया गया है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर क्षेत्रीय सुरक्षा परिषदों के अधिकारियों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 6ठी क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन बिश्केक यानी किर्गिस्तान में किया गया। इसरो ने कार्टोसैट 2 उपग्रह की सफल डीऑर्बिटिंग और वायुमंडल में पुनः प्रवेश की पुष्टि की है। कार्टोसैट 2 की संचालन अवधि समाप्त हो जाने के बाद ऐसा किया गया है। ये एक अत्याधुनिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह था जो दृश्य विशिष्ट स्पॉट इमेजरी प्रदान करने में सक्षम था और इसे साल 2007 में लॉन्च किया गया था। भारत और बांग्लादेश ने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के तहत इंडियन स्कीमर को सूचीबद्ध करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इंडियन स्कीमर को इंडियन सीजर्स बिल भी कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने ओडिशा की चिल्का झील में समुद्री एम्फीपोड की एक नई प्रजाति की खोज की है। चिल्का एशिया में खारे पानी का सबसे बड़ा लैगून है। असम के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मिशन वसुंधरा 4.0 के तहत 4 क्षेत्र के भीतर स्थित भूमि का सर्वेक्षण किया जाएगा। मिशन वसुंधरा असम सरकार द्वारा आरंभ की गई भूमि प्रबंधन संबंधी एक पहल है। पंजाब में फिरोजपुर फीडर की मरम्मत से नोहर सिंचाई परियोजना को लाभ मिलने की संभावना जताई गई है। इस परियोजना से राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जल की आपूर्ति की जा रही है। सोरा एक नया जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। इसे ओपन एआई ने विकसित किया है। सोरा टेक्स्ट प्रॉम्प्ट को वीडियो में बदल सकता है। ये दृश्य गुणवत्ता और यूजर के संकेत को ध्यान में रखते हुए 1 मिनट तक की अवधि के लंबे वीडियो तैयार कर सकता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।